नमस्कार। हम कार्ल मार्क्स थ्योरी पढ़ रहे थे और हमने चर्चा कर ली कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या क्या होता है और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे अधिशेष मूल्य सिद्धांत। इसकी एक माइनर चर्चा हम पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। अब हम अच्छे से इसको स्टडी करेंगे कि अधिशेष मूल्य सिद्धांत होता क्या है। श्रम सिद्धांत व्याख्या करता है वस्तु के मूल्य का मुख्य स्रोत श्रम है। लेबर थ्योरी जो है वो ये व्याख्या करती है कि वस्तु के मूल्य का जो मुख्य स्रोत है वो श्रम है। अल्पकाल में वस्तुओं के का मूल्य मांग तथा पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। शॉर्ट टाइम में वस्तुओं का मूल्य जो है वो मांग तथा पूर्ति की जो शक्तियां हैं उसके द्वारा निर्धारित होता है, परंतु दीर्घकाल में मूल्य का निर्धारण वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग श्रम मात्रा द्वारा होता है। किंतु दीर्घकाल में जो मूल्य का निर्धारण है वो वस्तुओं की, ये मैंने यहाँ क्रॉस इसलिए लगाया डिमांड और सप्लाई को दिखाने के लिए। दीर्घकाल में मूल्य का निर्धारण वस्तु के उत्पादन में प्रयोग श्रम मात्रा से होता है। मार्क्स ने कहा है कि वस्तु की परिभाषा तो होगा उसमें निहित श्रम और मूल्य की परिभाषा आएगी उसमें पारदर्शी श्रम के रूप में की गई है। पूंजीगत वस्तु का उत्पादन श्रम उत्पादन का सक्रिय साधन तथा मशीनरी कच्चे माल उत्पादन के निष्क्रिय साधन के द्वारा होता है। कोई भी वस्तु है, सपोज वस्तु P है तो इसमें दो चीज़ें लगेंगी, एक तो लगेगा लेबर और एक लगेगा कैपिटल। लेबर ये उत्पादन का सक्रिय साधन है और कैपिटल जैसे मशीनरी हो गई, रॉ मटेरियल हो गई, इसके सहयोग से क्या बनता है, वस्तु बनती है। दोबारा सुनिए, वस्तु कैसे बनेगी, लेबर के द्वारा और उसमें जो मशीनरी यूज़ हुई है उसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है उसके द्वारा। श्रमिकों की मजदूरी वस्तुओं के बाजार मूल्य से कम होती है। जो लेबर को हम वेजेस देते हैं वो मार्केट रेट में जो प्रोडक्ट बिक रहा है उससे कम होती है। सपोज 10 रुपये की जो कुछ भी वस्तु है, सपोज उसको हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन 10 रुपये की वस्तु है, एक मान लीजिए 10 रुपये की कोई पेंसिल है, लेकिन वो एक पेंसिल बनाने के लिए जो श्रमिक को मजदूरी दी जा रही है वो 2 रुपये है, तो वो 8 रुपये जो है वो क्या है, उस 8 रुपये को मार्क्स ने क्या नाम दिया है आइए जानते हैं। उत्पाद की बाजार कीमत तथा श्रमिकों की मजदूरी का अंतर अधिशेष मूल्य कहलाता है। यही सरप्लस वैल्यू है। वस्तुओं की बाजार कीमत तथा श्रमिकों को दी गई मजदूरी का अंतर ही अधिशेष मूल्य कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक पेंसिल है, पेंसिल का मूल्य 10 रुपये है और उस पेंसिल को बनाने के लिए आपने लेबर को 2 रुपये दिए, तो 8 रुपये क्या है, सरप्लस वैल्यू है। 8 रुपये क्या है, सरप्लस वैल्यू है। अधिशेष मूल्य जितना अधिक होगा श्रमिकों का शोषण उतना ही अधिक होगा। अब मार्क्स ने अतिरेक मूल्य को शोषण की दर से साथ जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अधिशेष मूल्य यानी इन दोनों का अंतर कि वस्तुओं का मार्केट प्राइस और लेबर को दी हुई वेजेस में अंतर जितना अधिक होगा शोषण उतना ही अधिक होगा, वो शोषण की दर पे कहलाएगी और सरप्लस वैल्यू उतना ही ज़्यादा मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू यानी सरप्लस वैल्यू क्या है। सरप्लस वैल्यू इक्वल्स टू मार्केट रेट पर जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं माइनस वेजेस गिवन टू लेबर, वेजेस गिवन टू लेबर इक्वल्स टू सरप्लस वैल्यू और इक्वल्स टू रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ लेबर। शोषण की दर और अतिरेक मूल्य की दर एक ही बात है। मार्क्स ने उत्पाद के मूल्य को 3 भागों में बांटा है। मार्क्स ने कहा है कि जो उत्पाद का मूल्य है इसे 3 भाग हैं, एक होता है स्थिर पूंजी, एक होती है चल पूंजी और एक होता है अधिशेष मूल्य। स्थिर पूंजी में हम बात करें तो इसमें मशीनरी आ जाएगी, रॉ मटेरियल आ जाएगा। चल पूंजी में लेबर आ जाएगा जो एक सक्रिय साधन है किसी भी वस्तु को बनाने का। अधिशेष मूल्य सरप्लस वैल्यू में क्या आ जाएगा, मार्केट रेट पर जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं माइनस जो वेजेस लेबर को दे रहे हैं और उसका अंतर जो है वो अधिशेष मूल्य आ जाएगा। मार्क्स ने इन तीनों भागों का प्रयोग निम्न 3 अनुपातों के रूप में किया है। मार्क्स ने इन 3 भागों का जो प्रयोग है 3 अनुपात को परिभाषित करने के लिए किया है। पहला अनुपात है अधिशेष मूल्य दर, द रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू।
पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि सरप्लस वैल्यू क्या होता है। अब हम निकालेंगे द रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू। अतिरेक मूल्य की दर कैसे निकालते हैं? अतिरेक मूल्य दर SV, अतिरेक मूल्य दर SV, S का मतलब सरप्लस, V का मतलब वैल्यू, SV इक्वल्स टू S अपॉन V, SV इक्वल्स टू S अपॉन V। S का क्या मतलब है? अतिरेक मूल्य अपॉन वेरिएबल कैपिटल, अपॉन वेरिएबल कैपिटल। लाभ दर कैसे निकालेंगे? P रेट ऑफ प्रॉफिट, मतलब जितना हमें सरप्लस मिला अपॉन कांस्टेंट कैपिटल कितनी है और वेरिएबल कैपिटल कितनी है। ये देखिए कांस्टेंट कैपिटल C से डिनोट करते हैं, वेरिएबल कैपिटल V से डिनोट करते हैं। कांस्टेंट कैपिटल C से और वेरिएबल कैपिटल V से। मतलब लाभ का पता कैसे चलेगा? कुल पूंजी में से कितना सरप्लस वैल्यू मिला है। एक्सप्लॉयटेशन कितना कैसे पता चलेगा कि मजदूरी कितनी है और मजदूरी में से सरप्लस वैल्यू कितनी है। पूंजी की मूलभूत संरचना, द ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, इसके बारे में कैसे जानकारी मिलेगी? C बराबर पूंजी की मूलभूत संरचना, C बराबर पूंजी की मूलभूत संरचना, C अपॉन V, C अपॉन V। ये क्या होगा? पूंजी की मूलभूत संरचना। पहले क्या है? पहले है अधिशेष मूल्य की दर, अधिशेष मूल्य की दर। यहाँ C अपॉन V शो नहीं हो रहा, तो इसे C अपॉन V। पूंजी की मूलभूत संरचना C अपॉन V। पहला क्या है? अधिशेष मूल्य दर। दूसरा क्या है? लाभ दर। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, नेट में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लाभ दर का फॉर्मूला बताइए। पूंजी की मूलभूत संरचना C अपॉन V। नेक्स्ट देखते हैं, उत्पादन तकनीक तब ज़्यादा पूंजी गहन होगी जब पूंजी की आधारभूत संरचना का स्तर बढ़ता है। उत्पादन तकनीक जो है वो तब ज़्यादा पूंजी गहन होगी जब पूंजी की आधारभूत संरचना का स्तर जो है वो बढ़ता है। और ये स्तर बढ़ता है, लाभ दर घटता है। जैसे जैसे स्तर बढ़ेगा लाभ दर घटेगा, अधिशेष मूल्य नहीं बढ़ता। देखिए थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। ये भी बताया कि सरप्लस वैल्यू क्या होती है। तीन तरह के किसी भी उत्पाद का जो मूल्य है तीन भागों में बांटता है। कांस्टेंट कैपिटल, उसमें जो मशीनरी यूज होती है, रॉ मटेरियल यूज होता है। वेरिएबल कैपिटल, जो उसमें श्रमिक लगा हुआ है। अधिशेष मूल्य है S। फिर इन बेस पर हमने तीन अनुपात निकाले हैं, जिसे रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू, रेट ऑफ प्रॉफिट एंड ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल निकाला है हमने। अब हम फोर्थ कंसेप्ट पढ़ते हैं, रिजर्व सेना की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ रिजर्व आर्मी। पूंजीपति का मुख्य उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है। जो कैपिटलिस्ट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हो। लाभ अधिशेष मूल्य पर निर्भर करता है, और लाभ किस पर डिपेंड करेगा? अधिशेष मूल्य पर। जितना ज़्यादा अधिशेष मूल्य होगा उतना ही ज़्यादा लाभ होगा और उतनी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन रेट होगी। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप इस पॉइंट को समझ रहे होंगे कि अधिशेष मूल्य जो है वो रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन के बराबर है। जितना ज़्यादा एक पूंजीपति को अधिशेष मूल्य मिलेगा उतना ही लाभ मिलेगा और उतना ही श्रमिक का शोषण होगा। तकनीकी प्रगति से अधिशेष मूल्य को बढ़ाया जा सकता है। अगर टेक्निकल प्रोग्रेस करें हम तो अधिशेष मूल्य को बढ़ाया जा सकता है। तकनीकी प्रगति के अंतर्गत श्रम बचत उपकरणों का प्रयोग होता है, क्योंकि जैसे टेक्निकल प्रोग्रेस होगी तो उसमें लेबर सेविंग्स प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, लेबर सेविंग्स टेक्निक्स यूज़ होगी। श्रम बचत उपकरणों के प्रयोग से अतिरिक्त मानव शक्ति पैदा होती है। टेक्निक यूज़ होगी तो वो कैसे होगी? लेबर सेविंग होगी। लेबर बचेगी तो मानव शक्ति क्या हो जाएगी? बेरोजगार हो जाएगी, बहुत सारी मानव शक्ति दिखाई देगी। जैसे किसी कारखाने पर जो कुछ श्रमिक लगे हुए हैं और वो श्रमिक जो हैं उनका श्रमिक 100 श्रमिक लगे हुए हैं। एक कारखाना है उस पर 100 श्रमिक लगे हुए हैं और वो श्रमिक किसी वस्तु को मतलब छंटनी करने का काम कर रहे हैं। अच्छे प्रोडक्ट्स कौन से हैं, बुरे प्रोडक्ट्स कौन से हैं, तो वो छंटनी जो है अगर किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आती है कि अच्छे प्रोडक्ट्स अलग हो रहे हैं और कचरा अलग हो रहा है, प्रोडक्ट अलग हो रहा है और कचरा अलग हो रहा है, कोई ऐसी टेक्निक आती है तो वो जो श्रमिक हैं उनकी ज़रूरत नहीं है तो वो श्रमिक काम पर नहीं लगाएगा एक जो कारखाने का मालिक होगा। तो क्या होगा? वो सभी श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे और अतिरिक्त श्रमिक पैदा होंगी। और मार्क्स ने इस तरह की जो बात होती है अतिरिक्त मानव शक्ति जो है, इसी को आधुनिक रिजर्व सेना कहा है या तुलनात्मक अतिरिक्त जनसंख्या कहा है।
मार्क्स कहते हैं कि यही आधुनिक रिजर्व सेना है। रिजर्व सेना मतलब कि जहाँ पहले लेबर यूज में हो रहा था वहाँ लेबर का स्थान कैपिटल ने ले लिया, तो वो लेबर अनएम्प्लॉयड रह गया, वो अतिरिक्त रिजर्व रह गया, तो इसे कहते हैं अतिरिक्त रिजर्व सेना या तुलनात्मक अतिरिक्त जनसंख्या। अतिरिक्त रिजर्व सेना मजदूरी दर को घटाता है। अतिरिक्त रिजर्व सेना क्या करता है, मजदूरी दर को घटाता है, क्योंकि जैसे ही वो कारखाने का मालिक उस लेबर को बाहर निकालने के लिए कहेगा तो वो लेबर कहेगा कि मैं कम मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार हूँ, तथा अधिशेष मूल्य को बढ़ाता है और अधिशेष मूल्य को बढ़ाता है। रिजर्व सेना का अस्तित्व मजदूरी दर को निर्वाह स्तर पर रखता है। तो मालिक जो है वो इंटेलिजेंस से काम लेगा, वो केवल सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ वेजेस देगा। अगर मजदूरों को रखेगा भी तो केवल सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ वेजेस देगा। ये था रिजर्व सेना की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ रिजर्व आर्मी। नेक्स्ट कंसेप्ट है कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट, पूंजीवादी पूंजीगत विकास। मार्क्स प्रणाली के अनुसार आर्थिक विकास पूंजी संचय पर निर्भर करता है। मार्क्स कहते हैं कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो ये डिपेंड करता है पूंजी संचय कितना है। पूंजी संचय अधिशेष मूल्य पर डिपेंड करता है। अधिशेष मूल्य को बढ़ाने के लिए पूंजीपति 3 तरीके अपनाते हैं। जो पूंजीपति हैं, कैपिटलिस्ट हैं, वो ये चाहते हैं कि अधिशेष मूल्य ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए 3 मेथड्स अपनाते हैं। कार्य समयावधि बढ़ाकर, वो कहते हैं कि ज़्यादा टाइम तक काम करो, लेबर्स को उनकी जो वर्किंग आवर्स हैं वो बढ़ा देते हैं। मजदूरों को निर्वाह स्तर से नीचे रखकर उनकी जो मजदूरी है वो कम करते हैं। श्रमिक वर्ग की कार्यकुशलता तथा उत्पादकता में सुधार लाकर, कार्यकुशलता में या उत्पादकता में सुधार कैसे लाएंगे, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे वैसे। तो ये क्या है, पूंजीगत विकास है। पूंजीगत विकास किस पर डिपेंड करता है, कैपिटल का एक्यूमुलेशन कैसे हो, कितना होगा, और कैपिटल का एक्यूमुलेशन सरप्लस वैल्यू पर डिपेंड करता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। मार्क्स ने जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए विचार दिए हैं, पहला विचार है उनका क्या, प्रिमिटिव ह्यूमनिस्ट, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, देखिए इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। सेकंड विचार है इनका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। थर्ड विचार है अधिशेष मूल्य का सिद्धांत। फोर्थ विचार है रिजर्व सेना की अवधारणा। फिफ्थ है पूंजीगत विकास। अब बात करते हैं हम संकट की। आर्थिक संकट के 3 कारण हैं, लाभ की घटती दर, विभिन्न क्षेत्रों का असंतुलित विकास और अल्पाहार। लाभ की घटती दर, विभिन्न क्षेत्रों का असंतुलित विकास और अल्पाहार। देखिए लाभ की घटती दर, लाभ दर तथा पूंजी की मूलभूत रचना के संबंध में निम्न विधियों को दर्शाया गया है। रेट ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगी, जो सरप्लस वैल्यू है अपॉन कांस्टेंट कैपिटल प्लस वेरिएबल कैपिटल। अब यहाँ दोनों में v का उल्टू कर देंगे, वेरिएबल कैपिटल का दोनों साइड अंश और हर में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। फिर अंश में एस को जोड़ेंगे, एस को जोड़ेंगे और घटाएंगे। जोड़ने और घटाने पर देखो एस सी माइनस एस सी प्लस एस सी माइनस एस सी। फिर एस सी को एक साइड रखेंगे, एस सी प्लस सी वी, एस वी माइनस एस सी। एस कॉमन लेंगे, सी प्लस वी अपॉन वी, सी प्लस वी, इसको पृथक पृथक कर देंगे, माइनस एस सी वी सी प्लस वी। ये सी प्लस वी कैंसिल, एस अपॉन वी माइनस एस अपॉन वी इंटू सी प्लस वी। एस अपॉन वी कॉमन लेंगे, 1 माइनस सी अपॉन सी प्लस वी, ये रिमेनिंग रह जाएगा। किसकी बात करते हैं हम, रेट ऑफ प्रॉफिट की, जो डिटरमाइन होते हैं P इक्वल्स टू एस सरप्लस वैल्यू अपॉन सी प्लस वी, कॉन्स्टेंट कैपिटल प्लस वेरिएबल कैपिटल। पहले क्या है, इसमें v का इंटू किया अंश और हर में, v का इंटू करने के बाद एस सी को हम जोड़ेंगे और घटाएंगे। जोड़ने घटाने के बाद इस फॉर्म में लिखेंगे एस सी, पहले एस सी को लिखेंगे एस सी प्लस एस वी माइनस एस सी अपॉन वी सी प्लस वी। एस अपॉन वी, सी प्लस वी से सी प्लस वी कैंसिल, माइनस एस सी वी सी प्लस वी। एस अपॉन वी 1 माइनस सी अपॉन सी प्लस वी। इसे हम लिखेंगे P, रेट ऑफ प्रॉफिट बराबर एस वी। एस अपॉन वी को क्या लिख सकते हैं, एस वी। एस वी का मतलब रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू माइनस 1 माइनस क्यू, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल।
नेक्स्ट है विभिन्न क्षेत्रों में असंतुलित वृद्धि। लाभ दर में गिरावट का दूसरा कारण विभिन्न क्षेत्रों में असंतुलित वृद्धि है। पूंजीवादी समाज में उत्पादन स्वतंत्र रूप से होता है। पूंजीवादी जो समाज है, कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी है, उसमें उत्पादन क्या होता है, स्वतंत्र रूप से होता है। और बाजार की भावी प्रवृत्तियों को मापने में पूंजीपति गलती कर बैठते हैं। बाजार की प्रभावी प्रवृत्ति आगे क्या होने वाला है, इसको मापने में पूंजीपति क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं। बाजार का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न होती है। बाजार का अच्छे से ज्ञान नहीं होता, इसलिए अति उत्पादन, ओवर प्रोडक्शन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अति उत्पादन के कारण बाजार में वस्तुओं की भरमार हो जाती है। जैसे ओवर प्रोडक्शन होता है, वस्तुओं की भरमार हो जाती है। असंतुलन वृद्धि कैसे होती है कि जो पूंजीपति होते हैं वो एस्टिमेट नहीं कर पाते कि मार्केट सिचुएशन क्या है। मार्केट सिचुएशन एस्टिमेट नहीं कर पाते, वस्तुओं की भरमार हो जाती है, अति उत्पादन हो जाता है। अति उत्पादन यदि होगा तो उत्पादक अपने माल को लाभप्रद कीमत पर बेचने में असफल होंगे। अति उत्पादन जैसे ही होता है तो उत्पादक जो हैं वो अपने माल को लाभप्रद कीमत पर बेचने में असफल होंगी, अंततः लाभ स्तर घट जाता है और आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। हम पढ़ रहे हैं आर्थिक संकट उत्पन्न क्यों होगा। पहले तो रेट ऑफ प्रॉफिट गिरती है, ये रेट ऑफ प्रॉफिट गिरती है पहला कारण। दूसरा कारण विभिन्न क्षेत्रों में असंतुलित वृद्धि होती है। थर्ड है अल्पाहार, अंडर कंजप्शन। अल्पाहार की स्थिति बताती है कि श्रमिक वर्ग की उपभोग प्रवृत्ति उनकी क्रय शक्ति द्वारा निर्धारित होती है। अल्पाहार की कंडीशन ये बताती है कि श्रमिक वर्ग की जो उपभोग प्रवृत्ति है, जो उनको कंजप्शन की जो प्रवृत्ति है, उनकी क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर कितनी है। देखो अल्पाहार में कैसे हम पता लगाएंगे कि अल्पाहार इकोनॉमिक क्राइसिस का कारण है। दो वर्गों में बांटा है हमने, एक तो श्रमिक वर्ग होता है और एक धनिक वर्ग होता है। तो जो श्रमिक वर्ग है उनकी क्रय शक्ति क्या होगी, कम होगी। क्रय शक्ति कम होती है तो वो डिमांड नहीं कर पाते, डिमांड नहीं करते तो यानी कंजप्शन उनका कम है। क्रय शक्ति क्यों सीमित है, क्योंकि निर्धनता और शोषण द्वारा निर्धारित होती है। और जो पूंजीपति होते हैं उनका क्या ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा संचय करें, संचय करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, खर्च करने पर कम ध्यान देते हैं। इसके कारण उनकी भी उपभोग प्रवृत्ति जो है वो कम होती है। अल्पाहार अति उत्पादन की समस्या पैदा करता है, बहुत ज़्यादा उत्पादन होने लगता है और आर्थिक संकट पनपता है। अल्पाहार अति उत्पादन की स्थिति पैदा होती है और आर्थिक संकट पनपता है। यानी इकोनॉमिक क्राइसिस के क्या कारण हैं, फॉलिंग रेट ऑफ प्रॉफिट, अंडर कंजप्शन और अनबैलेंस ग्रोथ इन डिफरेंट सेक्टर्स। हमने पढ़ा आज मार्क्स की थ्योरी के बारे में, मार्क्स की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के विचार क्या थी, आर्थिक संकट क्यों उत्पन्न हुआ। क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक भौतिकवाद की धारणा जो है वो आलोचना का शिकार है, वो सही नहीं है। अधिशेष मूल्य सिद्धांत त्रुटिपूर्ण है। ऐसा नहीं होता कि प्रैक्टिकल लाइफ में कि जो मार्केट वैल्यू में जो प्रोडक्ट है और वेजेस का जो अंतर है वो अधिशेष मूल्य है, वो अधिशेष मूल्य नहीं आता, उसमें बहुत सारी चीज़ों का भी माइनस होता है। तकनीकी प्रवृत्ति के प्रभावों को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। कई बार टेक्निकल प्रोग्रेस जो है वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, टेक्निक बढ़ती है। जैसे अब कंप्यूटर का ज़माना है तो कंप्यूटर को चलाने के लिए तो एक इंसान चाहिए, तो टेक्निक की जो प्रोग्रेस है उसको भी कहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। कई बार एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होता है, सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होता। तो ये है मार्क्स की सिद्धांत। आशा है कि आप सभी इस वीडियो से लाभान्वित हुए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी थ्योरी है। धन्यवाद।